रसोई घर की खिड़की से दूर ढलते सूरज की कुछ आखिरी बची लालिमा को देखती रजनी को ध्यान ही नहीं रहा कि वो प्याली में चाय कब की छान चुकी है। अनमोल की लगाई तेज़ आवाज़ के बाद हड़बड़ी में चाय की प्याली उठाकर वो रसोई से बेडरूम की ओर तेज़ी से बढ़ी। अनमोल टीवी के रिमोट को पटक पटक कर चैनल बदलने की कोशिश कर रहा था। रजनी को देखते ही उसने रिमोट ज़मीन पर पटकते हुए कहा, इस घर में एक चीज़ भी ढंग की नहीं है, कहाँ थी तुम? मैं कितनी देर से चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। रजनी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आजकल वैसे भी उसकी कोई बात अनमोल को पसंद नहीं आती थी। उसने चुपचाप चाय की प्याली अनमोल के हाथों में थमा दी। ये क्या है, इतनी ठंडी चाय? तुम्हें पता है ना, मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए अनमोल गुस्से से रजनी को घूरने लगा। दोबारा गर्म करके देती हूँ, लाइए। बस इतना कहकर रजनी चाय की प्याली लेने आगे बढ़ी। लो तुम ही पियो ऐसी बकवास चाय। इतना कहकर अनमोल ने बड़ी ही बेरहमी से रजनी के चेहरे पर चाय उड़ेल दी और चाय की प्याली नीचे फेंक दी। चाय की प्याली के साथ साथ बहुत कुछ टूट चुका था रजनी के दिल के अंदर। चाय ठंडी तो थी पर इतनी भी नहीं। रजनी अपने चेहरे पर चाय की गर्माहट महसूस कर रही थी। अपने पल्लू से चेहरा पोंछते हुए वो चुपचाप रसोई घर में आई। फिर से एक प्याली चाय बनाकर अनमोल को लाकर दी और टूटी हुई प्याली के टुकड़े समेटने लगी। वो सोच रही थी, इन टूटे हुए प्याली के टुकड़ों की तरह काश वो अपने टूटे दिल के टुकड़ों को भी समेट पाती। अनमोल की तरफ देखकर वो सोच में पड़ गई। क्या यही वो अनमोल है जो उसे दिलो जान से चाहता था? फिर उसकी नज़र सामने रखी व्हील चेयर पर पड़ी और वो सोचने लगी, यही वो मनहूस चीज़ है जिसने अनमोल को इतना बदल कर रख दिया था। लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगी, इस निर्जीव सी वस्तु की क्या गलती है? कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अनमोल की इस हालत का जिम्मेदार अनमोल खुद ही है और इस बात से अनमोल भी अनजान नहीं था। पर अब ये सब सोचकर क्या मिलेगा? जो होना था वो तो हो चुका था और अनमोल का यह गुस्सा रजनी से ज़्यादा खुद पर था। रजनी भी उसे समझती थी, अपनी बेबसी में वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन वो क्यों नहीं समझता कि उसके इस व्यवहार से रजनी हर रोज़ अंदर ही अंदर टूट रही थी। मुश्किल घड़ियों में ही तो सच्चे प्यार की परख होती है। क्या उनका प्यार इतना कमज़ोर, इतना खोखला था कि ज़िंदगी में आए इस तूफ़ान के सामने टिक न सका और ताश के पत्तों की तरह ढह गया? अपनी ही सोच में डूबी रजनी प्याली के टुकड़ों को समेटकर रसोई घर में आई। बचा हुआ अपना सारा काम ख़त्म कर वो बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। दिन भर की भाग दौड़ के बाद उसका पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था और अपने ज़ख्मी दिल के दर्द की तो उसे अब आदत हो गई थी। सुबह पहले 2 बैच कोचिंग क्लास के और दोपहर के 2 बैच डांस क्लास के। इसके अलावा अनमोल की देखभाल और घर का काम। बस यही रोज़ का उसका रूटीन बन गया था। घर चलाने के लिए उसे काम तो करना ही था। सेविंग्स के नाम पर कुछ ही पैसा बचा था और फिर अनमोल के इलाज का भी तो खर्चा उसे ही उठाना था। बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठी रजनी आंखें मूंद कर अपने पहले वाले सुनहरे दिन याद कर रही थी। उन सुनहरे दिनों की याद कर रजनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सोचते सोचते वो 4 साल पहले की ज़िंदगी की यादों में खो गई। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जैसे ही अपना डांस ख़त्म कर रजनी स्टेज से उतरी, उसके सामने एक हाथ आया। ऑटोग्राफ प्लीज़। अनमोल को देखकर रजनी का चेहरा भी खिल उठा। उसके हाथ पर ऑटोग्राफ देते हुए रजनी ने लिखा, तुम्हारी रजनी विद लव। दरअसल बहुत पहले से ही दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। अनमोल ने भी अपने ही हाथ को बड़े ही प्यार से चूमा, जिसे देखकर रजनी शर्मा गई। उसके कुछ दिन बाद कॉलेज की कैंटीन में दोनों बैठे अपने आने वाले कल की चिंता में डूबे हुए दिखे। अनमोल, कल मुझे एक लड़का देखने आ रहा है। मम्मी की फ्रेंड का बेटा है। उन्होंने हमारे घर के सामने वाले घर को ख़रीद लिया है। लड़का लंदन में पढ़ा है और वहीं नौकरी भी करता है। मेरी मम्मी पापा को यह रिश्ता बहुत पसंद है। मैंने कई बार मम्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाती हूँ कि अगर मम्मी नाराज़ हो गई तो। तुम कब आओगे मेरी मम्मी पापा से बात करने? रजनी, तुम समझती क्यों नहीं? अभी तो फाइनल ईयर चल रहा है, नौकरी का कोई अता पता है नहीं। किस मुंह से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ? तो तुम क्या चाहते हो? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ और कर लूँ शादी अजीत से? अच्छा, तो उसका नाम अजीत है। हाँ, और ये रही उसकी तस्वीर, कल ही दी है मम्मी ने मुझे। अपनी बैग से एक तस्वीर निकालते हुए रजनी ने कहा।
अनमोल ने एक बार तस्वीर पर नज़र घुमाई और कहा, तो लड़का हैंडसम भी है, अमीर भी, जॉब भी करता है, तुम्हारे घर के सामने घर भी खरीदा है। कुल मिलाकर एक परफेक्ट बंदा जिससे कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी। अनमोल की टेढ़ी बातें सुन रजनी ने कहा, हाँ कोई भी लड़की, लेकिन मैं नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हीं से शादी करूँगी। इतना कहकर रजनी वहाँ से उठकर जाने लगी। अनमोल भी उसके पीछे पीछे गया और कहने लगा, अच्छा तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। कल अजीत घर पर अकेला ही आने वाला है, उसके पेरेंट्स उसकी दीदी के यहाँ गए हैं, तो मेरी मम्मी ने उसे डायरेक्ट घर पर ही बुला लिया है। कल तुम भी मेरे पेरेंट्स से मिलने आ जाओ, तुम्हारे आने से पहले मैं अजीत से बात कर लूँगी। ठीक है, जैसा तुम कहो मेरी जान, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो? तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो अनमोल? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। एक बार पापा मान गए तो समझो काम हो गया। इस तरह दोनों अपने आने वाले कल की बातें करते हुए कॉलेज से घर की ओर निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के पहले ही रजनी की मम्मी की सहेली का बेटा अजीत रजनी के घर पहुंच चुका था। अजीत बहुत ही मिलनसार स्वभाव का एक ऐसा लड़का था जो भले ही विदेश में पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। आते ही उसने रजनी के पेरेंट्स का दिल जीत लिया था। घर आते ही उसने नमस्ते गुड मॉर्निंग के साथ साथ मम्मी पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। नाश्ता करते वक्त पापा के साथ हर विषय पर खूब चर्चा की। नाश्ते के बाद ढेर सारे तोहफे मम्मी के हाथ में थमा दिए। इस सब से रजनी के मम्मी पापा तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन रजनी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी, अजीत ने तो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छे ढंग से जमा दिया है, अब ना जाने मम्मी पापा अनमोल के बारे में क्या सोचेंगे। अपनी ही उलझन में खोई रजनी घर के बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी अजीत के हेलो ने उसको चौंका दिया। क्या बात है, कोई टेंशन है? मैंने देखा आप सुबह से कुछ परेशान लग रही हैं, आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। अगर ये सब मेरे आने की वजह से हुआ है तो? अजीत अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही रजनी ने कहा, नहीं अजीत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे अजीत कह सकती हैं। यह जी तो बहुत भारी शब्द है। अपनी ही बात पर हंसते हुए अजीत ने कहा। वो शायद रजनी को सहज करने की एक कोशिश थी। अजीत, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए ना, मैं तो आपकी बात सुनने ही तो यहाँ आया हूँ। रजनी जो बात कहने जा रही थी उसके लिए उसने हिम्मत तो बहुत पहले से ही जुटा ली थी, लेकिन ना जाने क्यों आज वो अजीत की आंखों में देखकर यह सब कह नहीं पा रही थी। उसने मुड़कर अजीत की ओर अपनी पीठ करते हुए कहा, अजीत आप तो जानते ही हैं कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों एक रिश्ते में बन जाएं। यकीन मानिए, आप जैसा जीवन साथी पाकर कोई भी लड़की अपने आप को खुश नसीब समझेगी, शायद मैं भी, लेकिन मैंने पहले ही अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसका नाम अनमोल है। हम दोनों पहली बार कॉलेज में मिले थे। आज अनमोल घर पर आने वाला है मम्मी पापा से बात करने। मैं नहीं जानती आज क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में अनमोल के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। आशा है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। बस इतनी सी बात के लिए आप सुबह से परेशान हैं? अजीत के मुंह से यह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रजनी ने मुड़कर अजीत को देखा तो अजीत के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर और हैरान हो गई। देखो रजनी, मेरा मतलब है, देखिए रजनी जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ रजनी कह सकते हैं। देखो रजनी, ये बात सच है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए, लेकिन रिश्ते से चाहने भर से तो नहीं जुड़ पाते। तुम किसी और को पसंद करती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हो। रही बात मेरी, तो मेरा तो कोई लॉस हुआ ही नहीं है। जीवन साथी ना सही, तुम्हारे रूप में एक अच्छी दोस्त पाई है मैंने। सच कहूँ तो यहाँ इंडिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अजीत की बातें सुनकर रजनी ने राहत की सांस ली और उसने भी अजीत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आभार प्रकट किया। अजीत, आपसे एक और गुजारिश है मेरी। जब अनमोल शाम को घर आएगा मम्मी पापा से मिलने, तब क्या आप अपनी दोस्त का साथ देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं तो अभी यहीं हूँ। जब तक मम्मी पापा दीदी के यहाँ से आ नहीं जाते तब तक तो मुझे यहीं रहना है। अजीत की बात सुनकर रजनी के चेहरे पर से परेशानी के काले बादल छट चुके थे। शाम को ठीक 6 बजे अनमोल रजनी के घर पहुँचा।
रजनी ने अनमोल का सबसे परिचय करवाया। अजीत भी वहीं मौजूद था। अनमोल ने नमस्ते कहते हुए मम्मी पापा का अभिवादन किया। अजीत की तस्वीर तो उसने देखी थी, तो उसने अजीत को पहचान लिया था। उसने अजीत से हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। रजनी के मम्मी पापा को लगा उसका कोई कॉलेज फ्रेंड उससे मिलने आया है, लेकिन जब रजनी ने उनसे कहा कि वो आप लोगों से बात करने आया है, तो मम्मी पापा उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। तभी अनमोल ने रजनी के पापा की ओर देखते हुए कहा, हाँ अंकल जी, आज मैं आप लोगों से ही बात करने आया हूँ। मेरा पूरा नाम अनमोल तिवारी है और मैं आपकी बेटी के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। मेरे पापा राकेश तिवारी बैंक में कैशियर के तौर पर कार्यरत हैं। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और आगे मैंने एमबीए करने का सोचा है। एमबीए के बाद उम्मीद है मुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। अनमोल आगे कुछ कहता, इससे पहले रजनी के पापा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, फिर भी माफ़ करना, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो। अनमोल और रजनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। रजनी की आंखें अनमोल से जैसे कह रही थी, आगे की बात करो। अनमोल बोला, वो दरअसल बात यह है कि मैं और रजनी काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं रजनी को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अनमोल की बात सुनकर रजनी के पेरेंट्स को तो जैसे एक झटका सा लगा। रजनी की माँ ने उससे कहा, रजनी बेटा ये सब क्या है, तुमने तो कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर ये सब क्या है बेटा। मम्मी पापा, मैंने कई बार कोशिश की मैं आप लोगों से अनमोल के बारे में बात करूं, लेकिन हर बार यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। रजनी के पापा ने कहा, आज जब सुबह तुम्हें और अजीत को बाहर बगीचे में बात करते देखा तो मुझे लगा तुम्हें अजीत का रिश्ता पसंद है और तुम खुश हो। तुम तो जानती हो ना, अजीत तुमसे मिलने यहाँ आया है और अब तुम कह रही हो कि तुम अनमोल से प्यार करती हो। मैं जानती हूँ पापा, इतनी बड़ी बात आपसे छुपाकर मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, अनमोल के साथ ही मेरी खुशी है पापा, प्लीज़ एक बार इस बारे में सोच कर तो देखिए, प्लीज़ पापा। रजनी के मम्मी पापा अचानक से बदले हुए इन हालात को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने रजनी को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी खुशी में ही उनकी खुशी थी। वो कभी भी अपनी बेटी पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी अनुभवी आंखें अभी भी अनमोल के मुकाबले अजीत को ही रजनी के लिए सही जीवन साथी के रूप में देख रही थी। उन्होंने रजनी से अलग कमरे में जाकर बात की, उसे खूब समझाया, लेकिन अनमोल का प्यार ही उसके लिए सब कुछ है। बस यही एक बात वो बार बार कहती रही। रजनी के पापा जब कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। अनमोल सबसे विदा लेकर जा चुका था, वो भी समझ चुका था। अचानक पता चली इस बात से अभी रजनी के मम्मी पापा को उभरने में वक्त लगेगा। रात को रजनी के पापा अकेले ड्राइंग रूम में बैठे थे। अजीत ने देखा वो परेशान लग रहे थे, वो उनके पास आकर बैठ गया। अजीत को देखते ही रजनी के पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम यहाँ रजनी से इस घर से नाता जोड़ने आए थे और रजनी ने सब बर्बाद कर दिया। कमरे के दरवाजे में खड़ी रजनी उसके पापा और अजीत की सारी बातें सुन रही थी। अजीत बोला, अंकल जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रजनी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं है। और ज़रा सोचिए तो, अगर हम सबके दबाव में आकर रजनी शादी के लिए मान भी जाती है तो क्या वो खुश रहेगी? और क्या आप उसकी हालत देखकर खुश रह पाएंगे? नहीं अंकल, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। आप बस रजनी और अनमोल के रिश्ते के लिए मान जाइए। अजीत के मुंह से यह सारी बातें सुन रजनी और उसके पापा दोनों हैरान थे। साथ ही रजनी खुश भी थी कि अजीत के कहने पर ही सही उसके पापा उसकी और अनमोल की शादी के लिए मान गए थे। दिन गुजरते गए। अनमोल और रजनी की सगाई के बाद अनमोल अपने एमबीए के कोर्स के लिए दिल्ली चला गया और रजनी ने अपने डांस के हुनर को और निखारने के लिए डांस एकेडमी से एडमिशन ले लिया। देखते देखते 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में कितना कुछ हो गया था। अनमोल को दिल्ली में ही अच्छी नौकरी मिलने के बाद उन दोनों की शादी भी हो गई थी। रजनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उसने जिसको चाहा था उसी को जीवन साथी के रूप में पाया था। ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो गई थी अनमोल और रजनी की ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उनकी ज़िंदगी में अनमोल का अमीर दोस्त दीपक नहीं आया था।
उसके आते ही रजनी और अनमोल की हंसती खेलती ज़िंदगी अचानक बदल सी गई थी। अनमोल और रजनी की शादी हुए अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। जिंदगी की गाड़ी जैसे सही रफ्तार से सही दिशा की ओर बढ़ रही थी। एक दिन शाम 5 बजे रजनी अपने कमरे में अपने किसी काम में व्यस्त थी। तभी अनमोल का ऑफिस से फ़ोन आया। अच्छा सुनो, आज शाम 7 बजे हमें किसी पार्टी में जाना है, तो तुम तैयार रहना। मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, घर आकर फ्रेश हो जाऊँगा, फिर चलेंगे। इससे पहले कि रजनी उससे कुछ पूछती कि हमें कहाँ और किस पार्टी में जाना है, अनमोल ने फ़ोन काट दिया था। उसने भी सोचा आने के बाद ही पूछ लूँगी। अपने बाकी के काम समेट कर रजनी पार्टी के लिए तैयार होने लगी। कई दिनों से उसका माँ की दी हुई लाल साड़ी पहनने का मन कर रहा था। आज तो उसे मौका भी मिल गया था। जब थोड़ी देर में डोरबेल बजी, तब तक रजनी पार्टी के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल अनमोल का स्वागत किया। अनमोल ने रजनी को देखते ही किया, ये क्या पहन लिया तुमने? इतनी तो खूबसूरत साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, फिर ये ऐसा कलर? रजनी ने पूछा। क्यों, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हो, पर ये साड़ी, मेरा मतलब है जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वो बहुत बड़े बहुत अमीर लोग हैं। ये कलर तो देखो। तुम ऐसा करो, वो डिज़ाइनर साड़ी है ना येलो कलर की, वो पहन लो। चलो जल्दी करो वरना हमें लेट हो जाएगा। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। इतना कहकर अनमोल फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। सच पूछो तो उस दिन रजनी लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अनमोल की बात का थोड़ा सा बुरा भी उसे लगा था, लेकिन वो उसकी शाम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से रूम में गई और साड़ी के साथ साथ मेकअप बदल कर दोबारा तैयार हो गई। इस बार भी वो इस डिज़ाइनर साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन अनमोल के प्यार और सुकून भरी ज़िंदगी का निखार भी उसके चेहरे से साफ झलकता था। रास्ते में अनमोल ने रजनी को इस पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था। दरअसल अनमोल को स्विमिंग का शौक़ था। उसके लिए उसने एक स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया था। वहीं उसकी मुलाकात दीपक बंसल से हुई थी। दीपक बंसल दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था। अनमोल शुरू से ही दीपक के रहन सहन से प्रभावित था और अमीर दोस्तों के फ़ायदे भी बहुत होते हैं, न जाने कब कौन काम आ जाए। बस यही सोचकर अनमोल ने भी दीपक से अच्छी दोस्ती कर ली थी। रजनी ने अनमोल से पूछा, तुमने तो कभी अपने इस दोस्त के बारे में कुछ बताया भी नहीं। पिछले कुछ महीनों से दीपक लंदन गया हुआ था, बस अभी 2 दिन पहले ही लौटा है। आते ही उसके पापा ने उसको ऑफिस की सारी जिम्मेदारी दे दी है। बस उसी खुशी में यह पार्टी रखी है उसने। उसका जब मुझे पार्टी के लिए कॉल आया तो मैं हैरान रह गया। मुझे तो लगा था वो मुझे भूल गया होगा, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में आने का इनविटेशन देकर उसने बता दिया कि हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ठीक 7 बजे दिल्ली के एक पॉश इलाके के बड़े से बंगले के सामने पहुंचे। अनमोल ने रास्ते में ही फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीद लिया था। गाड़ी पार्क करके दोनों जैसे ही पार्टी में जाने लगे, गेट पर उनसे एंट्री पास के लिए पूछा गया। अनमोल ने अपने मोबाइल में सेव इनविटेशन वहां के गार्ड्स को दिखाया और उस इनविटेशन को देखने के बाद ही दोनों को अंदर जाने दिया गया। उस बंगले की सजावट और वहाँ का माहौल देखकर रजनी को भी अंदाज़ा हो चुका था, ये किसी बहुत बड़े रईस आदमी का घर है। रजनी पहली बार अनमोल के साथ ऐसे किसी पार्टी में आई थी। अनमोल को देखते ही एक नौजवान आदमी उसकी ओर बढ़ा और उससे हाथ मिलाते हुए उसे गले लगा लिया। रजनी जान गई थी, हो ना हो यही दीपक है। अनमोल रजनी और दीपक की पहचान कराने के इरादे से कुछ कहने ही वाला था कि दीपक रजनी की ओर बढ़ते हुए कहने लगा, ओह ये खूबसूरत लेडी कौन है? लेट मी गेस, ये तुम्हारी बेटर हाफ है, क्यों है ना? फिर दीपक ने रजनी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो आई एम दीपक, और आप? रजनी ने एक बार अनमोल की तरफ देखा और अपने हाथ का गुलदस्ता दीपक को देते हुए कहा, जी मैं रजनी, ये आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच रजनी, आप तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन आपका नाम भी काफ़ी खूबसूरत है। यार अनमोल, यू आर रियली लक्की। दीपक की बातें सुनकर अनमोल और रजनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। दीपक उन्हें अपने साथ ले गया और अपने बाकी दोस्तों से मिलवाया। अनमोल तो सबसे बात करने में मशरूफ़ हो गया, लेकिन रजनी उस माहौल में कुछ अलग महसूस कर रही थी। जब दीपक ने अनमोल और रजनी को ड्रिंक्स ऑफ़र किए, अनमोल ने बियर का एक गिलास उठाया। तब रजनी ने अनमोल की ओर देखा तो उसने धीरे से कहा, डोंट वरी, ये बस फ्रूट बियर है। रजनी ने आगे कुछ नहीं कहा
और उसने खुद एक सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठा लिया। पार्टी का माहौल तो अब अच्छा चल पड़ा था, लेकिन रजनी कुछ असहज महसूस कर रही थी। उसने गौर किया, दीपक थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखता जा रहा था। शुरू में तो उसे लगा वो उसका वहम है, लेकिन जब एक दो बार दीपक ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए देखा तो रजनी की असहजता बढ़ती चली गई। अचानक तभी पार्टी में चल रहा म्यूज़िक चेंज हो गया और कपल डांस का म्यूज़िक चल पड़ा। दीपक ने अनमोल से कहा वो भी रजनी के साथ डांस फ्लोर पर जाए। पहले तो रजनी ने मना कर दिया, लेकिन अनमोल जिद करके उसे अपने साथ ले गया। दोनों रोमांटिक म्यूज़िक पर कपल डांस करने लगे। रजनी ने अनमोल से कहा, याद है शादी के दूसरे दिन हमने घर पर ऐसे ही रोमांटिक म्यूज़िक पर डांस किया था? अनमोल बोला, हाँ बिल्कुल याद है, आज की तरह उस दिन भी तुम इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों अपनी प्यार भरी बातों में खोए हुए थे। तभी दीपक उनके पास आया और उसने अनमोल की तरफ देखकर पूछा, मैं डांस विधर, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो? अनमोल ने बड़ी ही सहजता से कहा, यस यस ऑफ कोर्स। लेकिन रजनी को शायद एतराज़ था, पर अनमोल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दीपक ने रजनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे पकड़कर डांस करने लगा। रजनी को दीपक की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी, दीपक की नज़रें उसे ही घूरे जा रही थी। रजनी ने दीपक से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन दीपक ने कहा, क्या हुआ रजनी, प्लीज़ फील रिलैक्स, अभी तो डांस शुरू किया है हमने। दीपक जी प्लीज़ लेट मी गो। इतना कहकर रजनी ने ज़बरदस्ती दीपक से अपना हाथ छुड़ाया और वो अनमोल को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगी। अनमोल सामने बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। रजनी उसके पास आई और कहने लगी, अनमोल मुझे घर जाना है, चलो चलते हैं। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है और ये तुम क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि ये बस एक एल्कोहल फ्री फ्रूट बियर है। मैं इतना तो समझती हूँ कि शराब और एल्कोहल फ्री फ्रूट बियर में क्या अंतर होता है। इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो यार? अगर कभी कभार पार्टी में एक ड्रिंक पी भी लिया तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। वो जानती थी अभी अनमोल से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं था। अनमोल ने दीपक से घर जाने की बात की। उसने उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा, लेकिन अनमोल ने भी देर हो गई है ये कहते हुए दीपक से विदा ली। रजनी ने एक बार भी दीपक की तरफ नहीं देखा। दीपक की नज़रों का खौफ उसके मन में बैठ गया था। घर आते वक्त रजनी ने अनमोल को ड्राइव नहीं करने दिया। वो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसने अनमोल से गुस्से में पूछा, तुम्हारा ये दोस्त किस किस्म का इंसान है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुमने शायद देखा नहीं, पर वो पूरी पार्टी में बस मुझे घूरे जा रहा था और तुमने उसे डांस के लिए हाँ क्यों कहा? ओह प्लीज़ रजनी, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगा। और दीपक जैसे रईसज़ादे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो भला दूसरे की बीवी पर नज़र क्यों रखेगा? और रही बात डांस की, तो बड़ी बड़ी पार्टियों में ये सब बहुत आम बात होती है। उसी की पार्टी में उसे ही कैसे मना कर देता मैं? तुम भी ना ज़रा अपनी सोच को आधुनिक बनाओ, रजनी बोली। अच्छा हो सकता है ये मेरा वहम हो, उस बात को जाने दो। लेकिन ये ड्रिंक करना कब से स्टार्ट किया तुमने? मैंने तुम्हें पहले तो कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। फिर वही बात, अरे कहा तो सही कि कभी कभार किसी पार्टी में सबके साथ ले लेता हूँ। लेनी पड़ती है, हर रोज़ तो पीकर नहीं आता ना। अनमोल थोड़ी थोड़ी और कभी कभी के चक्कर में ही इंसान को पता नहीं चलता कि इसकी आदत कब लग जाती है। मुझसे वादा करो तुम फिर कभी ड्रिंक नहीं करोगे। अच्छा अच्छा नहीं करूँगा। अब गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। इस तरह दोनों बातें करते हुए घर पहुंचे। उस रात देर तक रजनी को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बार बार दीपक की वो नज़रें याद आ रही थी जो उसे घूर रही थी, जिन्हें वो दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहती थी। दीपक की पार्टी को अपनी ज़िंदगी के सफ़र का एक बुरा दिन समझकर रजनी फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आई थी। कई दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक इतवार अनमोल को दीपक का कॉल आया। वो स्विमिंग क्लब जा रहा था। अनमोल भी उसके साथ स्विमिंग के लिए चला गया। रजनी ने अनमोल से कहा था, आज शाम कहीं बाहर चलेंगे तो तुम जल्दी आ जाना। मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, हम बाहर ही कहीं खा लेंगे। अनमोल को भी रजनी का प्लान अच्छा लगा था और उसने भी हामी भर दी थी। शाम को रजनी तैयार होकर अनमोल का इंतज़ार करने लगी। जब बहुत देर बाद भी अनमोल घर पर नहीं आया तो उसने उसे कॉल किया। अरे रजनी, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया, अभी मैं जस्ट तुम्हें ही कॉल करने वाला था। देखो मैं ज़रा देर से आऊँगा आज, तो तुम मेरे खाने के लिए भी इंतज़ार मत करना। अनमोल तुम फिर भूल गए?
हमने क्या डिसाइड किया था, आज हम शाम को कहीं बाहर जाएंगे और आते हुए डिनर भी बाहर ही करेंगे। मैं तो रेडी होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ कब से। ओह हाँ, मैं तो उस बारे में भूल ही गया था। अच्छा अब सुनो ना, आज रहने देते हैं, हम फिर कभी चलेंगे। वो क्या है ना, क्लब के कुछ दोस्त मिलकर कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो प्लान बना कि दीपक के फार्म हाउस पर जाएंगे। अब मैं भी हाँ कह चुका हूँ। सुधीर, विक्रम सारे दोस्त रेडी हैं यार, अब मना कर दूंगा तो सबका मूड ऑफ हो जाएगा। हम लोग फिर कभी चलेंगे ना रजनी। रजनी बोली, दीपक के साथ? इसका मतलब आज तुम फिर ड्रिंक करके आओगे? सबके मूड का ख्याल है तुम्हें, और मेरे मूड का क्या? प्लीज़ रजनी, आज संडे है यार, एक दिन तो अपनी मर्ज़ी से जीने का सबका हक बनता है। अच्छा आई प्रॉमिस यू, ज़्यादा नहीं पीऊँगा। अब तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन अपनी बात पर अमल करना और कोशिश करना कि जल्दी घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, अब चलो रखता हूँ। तुम खाना खाकर सो जाना, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है घर की। अनमोल की कॉल के बाद रजनी एकदम उदास हो गई। बाहर ना जा पाने का उसे दुख नहीं था, उसके दुख की वजह कुछ और थी। एक तो दीपक का नाम सुनते ही उसको वो पार्टी वाला दिन याद आ गया। ऊपर से अनमोल के ड्रिंक करने की लत बढ़ती ही जा रही थी। रजनी को डर था, अगर ऐसे ही वो दीपक जैसे दोस्तों के साथ पीने की आदत कहीं बढ़ ना जाए, तो उसकी यह शराब स्टेटस सिंबल के नाम पर ड्रिंक्स के अलावा भी कई बुरी आदतों के बारे में रजनी ने सुन रखा था। रईस जादव के फार्म हाउस में होने वाली पार्टियों के बारे में भी उसे पता था। अनमोल में आए इस बदलाव से वो डर रही थी। आजकल उसकी बातों में भी स्टेटस, पैसा, यही सब सुनने में आता था। रजनी उस दिन अपने ही विचारों में गुम अपने बेडरूम में लेटी थी। अकेली के लिए उसने खाने के लिए भी नहीं बनाया था, और नींद का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। उसने लेटे लेटे घड़ी की तरफ देखा, रात के 11 बजने वाले थे। उसने अनमोल के नंबर पर मैसेज कर कब तक आओगे यह पूछा। बहुत देर तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एक मैसेज आया, वो भी बस इतना ही कि अभी देर लगेगी, तुम सो जाओ। वो उठी, कमरे से बाहर आई, रसोई घर में गई। अपने लिए कॉफ़ी बनाकर वो ड्राइंग रूम में आई। सोफे पर बैठकर वो कॉफ़ी पीते हुए फिर अपने विचारों में खो गई। वो सोच रही थी, वक्त के साथ साथ इंसान कितना बदल जाता है। ये वही अनमोल है जो कॉलेज में शराबबंदी विषय पर भाषण दे चुका था, जो नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाता था। आज उसी अनमोल को एक दो ड्रिंक्स लेना स्टेटस सिंबल लगने लगा है। अभी तो शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, और अनमोल में आते ही यह बदलाव रजनी को डिस्टर्ब कर रहे थे। एक ख्याल ये भी आया उसे, शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। हो सकता है, लेकिन इंसान अपने विचारों को कब काबू कर पाया है? और अक्सर देखा गया है कि बुरे ख्याल तो सबसे पहले मन में घर कर जाते हैं। उस रात अनमोल देर रात 1:30 बजे घर आया। रजनी का डर सच साबित हुआ दिख रहा था। वो नशे में चूर था। उसने इस हालत में ड्राइव कैसे किया होगा, ये सोचकर रजनी की रूह कांप गई। अगर कुछ नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस हालत में उससे क्या बहस करूंगी, अब सुबह ही बात हो पाएगी। बस यही सोचते सोचते रजनी अनमोल को कमरे में ले गई, उसे बेड पर लिटाया और ख़ुद भी सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन आज भी नींद उससे कोसों दूर थी। सुबह होते ही वही रजनी का समझाना, अनमोल की वही पुरानी दलीलें, एक ज़ोरदार बहस और उसके बाद एक लंबी खामोशी। अब तो हर 2-3 हफ्ते बाद यही सिलसिला चल पड़ा था। फिर भी रजनी अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। उसने मम्मी पापा से भी कुछ नहीं कहा था। आखिर क्या कहती वो? अपनी पसंद पर उसको कितना नाज था, और अब मम्मी पापा से नज़रें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। देखते देखते शादी को 1 साल हो गया। अब तो रजनी ने अनमोल की शराब पीने की आदत को जैसे एक लत समझ अपना लिया था। शादी के सालगिरह वाले दिन रजनी चाहती थी वो दोनों पूरा दिन साथ में बिताएं, घूमें फिरें, लेकिन अनमोल का कुछ और ही प्लान था। वो अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाना चाहता था। अनमोल बोला, मैं हर किसी के यहाँ जाकर पार्टी कराता हूँ, आखिर कभी मुझे भी तो सबको घर पर बुलाना चाहिए। हम दोनों फिर कभी चले जाएंगे बाहर, खाने पीने की टेंशन तुम मत लेना, वो सब मैं बाहर से अरेंज कर लूँगा, तुम बस घर का हुलिया थोड़ा ठीक कर लेना। बहस करना तो रजनी ने खूब पहले ही छोड़ दिया था, और उसको भी घर पर किसी को बुलाने में कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एक शख्स था जिससे उसे एतराज़ था, और वो था दीपक। वो नहीं चाहती थी कि दीपक उनके घर आए। रजनी ने पूछा, वैसे शाम को कौन कौन आएंगे घर पर? ज़्यादा कोई नहीं, सुधीर और विक्रम आएंगे। ऑफ कोर्स उनके साथ उनकी वाइफ भी आएंगी, तो तुम्हें भी कंपनी हो जाएगी। 1-2 दोस्त और रहेंगे बस। और
और वो दीपक, वो तो हमारे घर नहीं आएगा ना? अरे वे तो सबसे पहले पहुंच जाएगा, देखना। जब से उससे घर पर आने की बात की है बहुत एक्साइटेड लग रहा था। तुम्हारी तो बहुत तारीफ करता है वो। अनमोल प्लीज़ तुम दीपक को मना कर दो, मुझे वह इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। रजनी तुम फिर शुरू हो गई। अरे यार कितनी बार समझाऊं तुम्हें, वह ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम उसे समझ रही हो। वह बस थोड़े मॉडर्न ख्यालों का है, सबसे फ्रीली बात करता है, बस और कुछ नहीं। अब आज अपनी शादी की सालगिरह का दिन है, कम से कम आज तो यह सब बहस मत करो। फिर क्या था, रजनी ने एक बार फिर चुप रहना ही ठीक समझा। उसने दिन भर बड़ी मेहनत से घर की साफ सफाई की, घर को बहुत अच्छे से सजाया, बाहर से आए खाने को अच्छे से टेबल पर सजा दिया। ड्रिंक्स की बोतलें देख उसका मन उदास हुआ जा रहा था। अभी तक तो घर के बाहर ही ये सब होता था, आज से ये सब उसके घर पर भी होने वाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था ये दिन देखना पड़ेगा। अपना काम ख़त्म कर वह तैयार होने लगी, तब अनमोल की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ भी उल्टा सीधा मत पहन लेना, कुछ अच्छा सा पहनना जिससे लगे कि तुम मेरी वाइफ हो। शादी से पहले तो कभी अनमोल ने उसके पहनावे पर ध्यान नहीं दिया था। फिर खैर वक्त कहाँ एक सा रहता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। ज़रूरी नहीं कल जो जैसा था आज भी वैसा ही हो। अपनी ही बातों में खोई रजनी ने खुद से कहा, चल अब ये सब बातें छोड़कर जल्दी से तैयार हो जा। चढ़ा ले एक मुखौटा चेहरे पर हंसी का। अनमोल के सारे दोस्त घर पहुंच चुके थे। उसने सच ही कहा था, दीपक तो सबसे पहले आ गया था। इतने दिन बीत गए थे उसकी और रजनी की मुलाकात हुए, लेकिन उसकी आंखों में रजनी के लिए जो भाव थे वह आज भी बिल्कुल वैसे ही थे। उसकी वासना भरी नज़रों से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश में रजनी लगी हुई थी, लेकिन वह किसी न किसी बहाने से रजनी से बात करता ही जा रहा था। रजनी अपने ही घर में एक कोने से दूसरे कोने में जाकर कैसे उन नज़रों से बचने की कोशिश करूं, इसी उधेड़-बुन में थी। अनमोल तो अपने दोस्तों के साथ ही बिजी था। ना जाने क्यों रजनी को लगने लगा था वह जानबूझकर उसको नज़रअंदाज कर रहा है। आखिर क्यों उसे अपनी ही पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं था। रजनी कुछ लेने के लिए रसोई घर में आई, जैसे ही वह मुड़ी दीपक उसके सामने खड़ा था। रजनी तो जैसे बर्फ़ से जम गई थी उसे देखते ही। आपको कुछ चाहिए था? बड़े ही सीधे शब्दों में उसने उससे पूछा। चाहिए तो था, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप बताइए, मुझसे कोई ख़ता हो गई है क्या? आप हमेशा मुझसे दूर क्यों भागती हैं? जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ आप कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। अब देखिए ना, आप सबसे कितने प्यार से बात कर रही थी अभी, और मुझसे मेरी ओर तो आप देखना भी पसंद नहीं करती, क्यों है ना? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, चलिए बाहर चलते हैं। अनमोल शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। चलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वह रजनी के एकदम करीब आ गया। रजनी घबराहट में पीछे की ओर चलने लगी और रुक गई। देखो रजनी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। जब से तुम्हें देखा है रातों को हर रोज़ सपनों में तुम्हें ही देखता हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और जानती हो जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे पाकर ही रहता हूँ किसी भी हाल में। उस दिन पार्टी में येलो साड़ी में तुम क्या कमाल। बस कीजिए, बहुत हुआ सब। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मेहमानों का लिहाज कर मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। आप अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाइए, वरना मैं चीख कर सबको यहाँ बुला लूँगी। जाइए यहाँ से। रजनी की बात सुनकर दीपक चुपचाप वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते वक्त वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह गया। रजनी ने अभी तक जिस बांध को रोक रखा था वह अब टूटने को था। वह दौड़कर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से लगा लिया। लाख कोशिशों के बावजूद वह अपने आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कुछ संभलते हुए दरवाज़ा खोला। अनमोल था। उसने रजनी को देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे अंदर क्यों आकर बैठ गई? रजनी बहुत गुस्से में थी। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम मेरा यकीन कर लोगे। इतना कहकर वह बाहर चली गई। अनमोल को कुछ समझ नहीं आया, आखिर हुआ क्या है। वह भी मेहमानों को देखने बाहर आ गया। अब धीरे धीरे मेहमान जाने लगे थे। सबके जाने के बाद रजनी चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। अनमोल उससे बार बार पूछता रहा, लेकिन वह फिर भी चुप रही और अपना काम करती रही। अनमोल उसके पास आया और उसे फिर से प्यार से पूछने लगा। अब की बार अंजलि रोते हुए अनमोल की बाहों में समा गई। उसने अनमोल को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर अनमोल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो दीपक से ज़रूर बात करेगा।
उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर अपने अनमोल को पाकर रजनी बहुत दिनों बाद उस दिन चैन की नींद सो पाई थी। लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा रजनी की ज़िंदगी में? शादी की सालगिरह के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद रजनी को विश्वास था कि अब इस दीपक नाम की मुसीबत से उसका पीछा छूट जाएगा। आज अनमोल दीपक से बात करने गया था। रजनी ने तो उसे साफ साफ कह दिया था, उसे कह देना हमसे दूर रहे और ऐसे दोस्तों का ना होना ही अच्छा है। अब दोबारा कभी उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह अनमोल चुपचाप घर से निकल गया था। शाम को जब वह घर आया, रजनी ने उससे पूछा, क्या तुमने दीपक से बात की? क्या कह रहा था वह? हाँ, मैं गया था उससे मिलने। वह बहुत शर्मिंदा है और उस रात की हरकत के लिए कह रहा था। शायद ज़्यादा पीने की वजह से वह बहक गया था और उसे उसकी गलती का एहसास है। वह मुझसे बहुत बार माफ़ी मांग चुका है। कह रहा था तुमसे भी माफ़ी मांग लेगा। गलती का एहसास? माफ़ी? ये सब तुम क्या कह रहे हो अनमोल? उसने तुम्हारी पत्नी पर बुरी नज़र डाली है। कैसे मर्द हो तुम? आखिर ऐसे दोस्तों की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हें तो उससे अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। देखो रजनी, तुम फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हो। पार्टियों में हो जाता है ऐसा कभी कभी। इसके लिए कोई किसी से वास्ता ही न रखे, ऐसा करना तो ठीक नहीं। और वह तुमसे माफ़ी मांग तो रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए कि वह हमारी ज़िंदगी से चला जाए। मुझे चाहिए कि तुम उससे अपनी दोस्ती तोड़ दो। ओ प्लीज़ रजनी, तो क्या अब मैं दोस्ती भी तुमसे पूछ पूछ कर करूँगा? बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई है तुम्हारी। इतना कहकर अनमोल फिर से घर से बाहर चला गया। रजनी तो जैसे टूट गई थी उस दिन। वह सोच रही थी, आखिर कोई कैसे इतना बदल सकता है, या उसने कभी अनमोल को ठीक से जाना ही नहीं था। उस दिन के बाद कई दिनों तक दोनों के बीच मनमुटाव रहा। जिंदगी जैसे यंत्रवत चल रही थी। अनमोल सुबह ऑफिस चला जाता, रात को देर से ही घर लौटता। शनिवार इतवार को उसका घर आने का कोई वक्त तय नहीं होता था। कभी किसी दिन आकर चुपचाप टीवी के सामने बैठ जाता, और कभी कभी तो इतना नशे में चूर होकर लौटता कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रह रहे थे। कुछ दिनों बाद रजनी ने भी एक डांस एकेडमी में डांस सिखाना शुरू कर दिया। अपने आप को व्यस्त रखने के कुछ पल के लिए ही सही, वह अपनी तकलीफ़ों को भूल जाती थी। एक दिन सुबह रजनी ने अनमोल से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। चली जाना, आज ही टिकट बुक करा दूँगा। मैंने टिकट बुक कर लिया है, कल सुबह की फ़्लाइट है। जब सब कुछ खुद ही तय कर लिया है तो मुझे पूछने का नाटक क्यों कर रही थी? अनमोल, तुम घर पर होते कब हो जो मैं तुमसे बात करूं? और अगर घर पर आ भी जाते हो तो ऐसे पेश आते हो जैसे मैं हूं ही नहीं इस घर में। आखिर तुम्हें हो क्या गया है अनमोल? क्या यही था तुम्हारा प्यार? एक आवारा दोस्त के लिए तुम अपने प्यार, अपने जीवन साथी को भी छोड़ सकते हो? सारा दोष मेरे मारने मरने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की? मैं सारी ज़िंदगी इस तरह मिडिल क्लास बनकर नहीं जीना चाहता। दीपक एक ज़रिया है मेरे लिए, जिसके सहारे मैं बहुत जल्दी अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। उसके बिजनेस में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। तुम्हारी फालतू बातों को लेकर मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता, समझी तुम? अनमोल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? मुझसे छुपाने का क्या मतलब है? तुम शुरू से दीपक को पसंद नहीं करती थी। अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात तुम्हें बताता तो तुम तब भी मना ही करती मुझे। रजनी समझ नहीं पा रही थी वह आगे क्या कहे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को उसने अपना सामान पैक कर लिया। वह कुछ दिनों के लिए इस उलझन भरी ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहती थी। रात के 11 बज चुके थे। अनमोल अभी तक घर नहीं आया था। रजनी को सुबह जल्दी भी उठना था। वह अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि उसे दरवाजे की आवाज़ आई। अनमोल घर आ चुका था, लेकिन पूरी तरह नशे में चूर। उसे देखते ही रजनी का मन कड़वा हो गया। लड़खड़ाते हुए अनमोल उसकी तरफ ही आ रहा था। ओ रजनी, मेरी प्यारी रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। नशे की हालत में वह बड़बड़ाते हुए गिरने ही वाला था। तभी रजनी ने उसे संभाल लिया। रजनी बोली, मैं मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगी। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? मेरे जाने के बाद रोज़ ऐसे ही पी कर आना, तब तुम्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम्हें मेरा पीना पसंद नहीं है ना? मैं छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। रजनी लड़खड़ाते हुए अनमोल को बेडरूम में ले आई। वह अनमोल को लेटा ही रही थी कि अनमोल ने उसे बाहों में भर लिया। शराब से नफरत थी रजनी को। उसकी तेज गंध आते ही रजनी ने अनमोल को धकेलना चाहा,
लेकिन अनमोल की पकड़ मजबूत थी। रजनी उसे मना करती रही, लेकिन वह होश में कहाँ था। शराब के नशे में अनमोल रजनी के साथ वह सलूक कर बैठा जिसकी कल्पना कोई पत्नी नहीं कर सकती। रजनी चीखती रही, लेकिन अनमोल पर शराब इस कदर हावी थी कि वो कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी भयावह तूफान के बाद एक गहरा सन्नाटा। आज जो आघात रजनी को लगा था, उसे लगा वह मर चुकी है। एक जिंदा लाश की तरह वहां से उठी और शॉवर के नीचे जाकर बैठ गई। पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही। वक्त का होश किसे था अब। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। सब कुछ यंत्रवत होते जा रहा था। वह तैयार हुई, कैब बुक की, अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। फ्लाइट तो सुबह की थी। वह रात भर एयरपोर्ट पर बैठी रही। सुबह सुबह उसने अनमोल का कॉल आया। शायद अब नशा उतर चुका था और रात की बात याद आ गई थी। रजनी ने कॉल कट कर दी। वह कॉल करता रहा और रजनी कॉल काटती रही। थककर उसने मोबाइल बंद कर दिया। वैसे भी फ्लाइट का टाइम हो चुका था। इस तरह वह दिल्ली से मुंबई पहुंची। घर पहुंचते ही मम्मी पापा को देखकर रजनी भावुक हो गई। बहुत देर तक मम्मी के गले लगकर रोती रही। रजनी बेटा, कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों रो रही हो? रात को ठीक से सोई भी नहीं लगता है। देखो तो सही, आंखें कैसे सूज गई हैं। कुछ संभलते हुए रजनी ने कहा, नहीं मम्मी, वो क्या है ना, बहुत दिनों बाद आप दोनों से मिल रही हो ना, तो मैं बस भावुक हो गई आपसे मिलने की खुशी में। कल रात सो भी नहीं पाई मैं ठीक से। बाकी सब कुछ ठीक है। आपकी बेटी बहुत खुश है। मैंने तो अनमोल से कह दिया है, अब कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहूँगी। उनका ऑफिस का काम है माँ, वरना वह भी आ जाते कुछ दिनों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें लेने तो आएगा ना, तब मुलाकात हो जाएगी। रजनी अपनी मम्मी को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी बात उसे ऐसा करने से रोक रही थी। उसने सोचा कुछ वक्त गुजर जाए तो मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। वक्त का क्या है, वह तो वैसे भी एक गति से चलता रहता है। देखते देखते 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया। इस बीच अनमोल के कई बार मैसेज और कॉल्स आए, लेकिन रजनी उस बात को भुला नहीं पा रही थी। बुलाती भी कैसे, उसकी आत्मा छलनी हो गई थी उस दिन। एक दिन रजनी की मम्मी ने पूछा, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें यहाँ आए हुए अब बहुत दिन हो गए हैं। अनमोल भी तो वहाँ अकेला होगा, तुम उसे कुछ दिन के लिए बुला क्यों नहीं लेती? फिर दोनों कुछ दिन साथ रहकर चले जाना। मैं देख रही हूँ आजकल तुम खोई खोई सी रहती हो। आखिर बात क्या है रजनी बेटा, सब ठीक तो है ना? रजनी को इसी दिन का इंतज़ार था। आज वह अपने दिल की बात अपनी मम्मी से कह देना चाहती थी। अनमोल को अपना जीवन साथी चुनना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज सब कुछ कह दूंगी मम्मी से, लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले उसके मोबाइल पर अनमोल का कॉल आ गया। मम्मी पास ही बैठी थी तो वह कॉल कट भी नहीं कर सकती थी। मम्मी ने जब देखा अनमोल का फ़ोन है तो उन्होंने कहा, लाओ मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ कब आ रहा है तुम्हें लेने। मम्मी ने बात करने के लिए फ़ोन हाथ में लिया। वह कुछ कहती इससे पहले ही दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो रजनी, मैं सुधीर बात कर रहा हूँ। अनमोल का कल रात एक्सीडेंट हो गया है। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैंने हॉस्पिटल का एड्रेस तुम्हें सेंड किया है। अच्छा ठीक है, रखता हूँ। एक्सीडेंट की बात सुनकर मम्मी दो पल के लिए गुस्सी बन गई। अपनी मम्मी का चेहरा देखकर रजनी ने पूछा, मम्मी क्या बात है, क्या अनमोल ने फ़ोन काट दिया? मम्मी 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 नहीं नहीं, उसके दोस्त ने बात की, कह रहा था कल रात अनमोल का एक्सीडेंट हुआ है, वह हॉस्पिटल में है, तुम्हें एड्रेस भेजा है क्या? क्या एक्सीडेंट? कैसे? एक्सीडेंट का नाम सुनते ही रजनी भी सुन पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ उसे पता ही नहीं। सब कुछ रजनी के पापा ने संभाल लिया। सबकी टिकटों का इंतज़ाम कर उसी दिन तीनों मुंबई से दिल्ली रवाना हुए। हॉस्पिटल पहुंचकर जब तीनों अनमोल को देखने उसके कमरे में पहुंचे तो रजनी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो वहीं कमरे के बाहर रुक गई। अपने गुस्से में उसने कितनी बार अनमोल को कोसा था, उसे बुरा भला कहा था, अपनी ज़िंदगी तक से निकाल देने का फैसला कर लिया था। फिर क्यों आज उसी इंसान को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती? क्यों उस इंसान के लिए भागी भागी चली आई थी वो? रजनी की मम्मी उसे सहारा देते हुए अंदर ले आई। अनमोल बेहोश निर्जीव सा हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। माथे पर खून से भरी पट्टी, नाक पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा था। पास ही डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। परिवार वालों को देखते ही डॉक्टर आगे आकर बोले, अभी पेशेंट की हालत पहले से स्टेबल है, पर खून काफ़ी बह चुका है। होश आने में अभी वक्त लग सकता है। हम ऑपरेशन कर चुके हैं, अब आगे ट्रीटमेंट होश आने पर ही पता चलेगा। रजनी के पापा ने पूछा, ऑपरेशन? किस बात का ऑपरेशन डॉक्टर? कोई सीरियस बात नहीं है ना डॉक्टर?
डॉक्टर बोले, एक्चुअली जब इन्हें यहाँ लाया गया था तब इनके दोनों पाँव आधे कट चुके थे। एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर रहा होगा। बड़े से ट्रक के निचले हिस्से से इनके पाँव कट गए थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम इनके पाँवों को नहीं बचा सके। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर की बात सुनते ही रजनी के पेट में तेज़ दर्द उठा और वह नीचे गिर पड़ी। रजनी की मम्मी की चीख निकल पड़ी। डॉक्टर और नर्स की मदद से रजनी को दूसरे कमरे में ले जाया गया। जब नर्स और डॉक्टर रजनी को स्ट्रेचर पर लिटाकर दूसरे कमरे में ले जा रहे थे तो रजनी की मम्मी का ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसके कपड़े खून से भरे थे। बाद में जांच में पता चला रजनी एक माह की गर्भवती थी। अचानक लगे सदमे से उसने अपना बच्चा भी खो दिया था। अपनी बेटी पर टूटे इस मुश्किल के पहाड़ देखकर रजनी के मम्मी पापा भी टूट चुके थे। जब रजनी को होश आया और उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह और भी बिखर गई। एकटक हॉस्पिटल के कमरे की छत को निहारते हुए वह सोचने लगी, वह ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठी थी जो एक के बाद एक हादसे उसकी ज़िंदगी में उसके साथ हो रहे थे। आखिर किस बात की सज़ा मिल रही थी उसे। जीने की चाह रखने वाली वह आज जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मौत को भी तो गले नहीं लगा सकती थी। अनमोल को होश आएगा तो कौन संभालेगा, उसे तो जीना ही पड़ेगा। अभी तक अपने अतीत में डूबी रजनी कुछ आवाज़ सुनकर जाग उठी। उसने देखा वह बालकनी की आराम कुर्सी पर बैठी है। बाहर अंधेरा हो चुका है। लगता है काफ़ी देर से यहीं बैठी थी वो। अपनी यादों में खोई थी। वह उठकर अंदर आई तो अनमोल व्हील चेयर पर बैठा उसे ही ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम? चाय देकर गायब ही हो गई। मैं कब से तुम्हें बुला रहा था, आखिर मुझे यहाँ तक आना पड़ा तुम्हें देखने। मैं बालकनी में बैठी थी, थक गई थी तो नींद लग गई थी बैठे बैठे। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, कहाँ रखा तुमने? चार्जिंग पर लगाया था, देती हूँ अभी। अनमोल का एक्सीडेंट हुए अब 1 साल होने को आया था। उसकी बेबसी ने उसकी ज़ुबान को भी कड़वा कर दिया था। वह बार बार रजनी को यही ताना देता कि उसकी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा उसे मिली है। ज़रूर रजनी की ही बद्दुआ उसे लगी है। रजनी जानती थी वह कुछ भी कहेगी, उसका अनमोल पर असर नहीं होने वाला। इसीलिए वह सब कुछ सुनकर भी चुप रहती। कई बार रजनी सोचने पर मजबूर हो जाती, आखिर क्यों वो अनमोल के ताने सुन हर रोज़ यूँ मर मर कर जी रही है। क्यों वो अनमोल को अपने हाल पर छोड़कर कहीं दूर चली नहीं जाती। जब उसके प्यार में इतनी ताकत और सहनशीलता है तो क्यों अनमोल उसे नहीं समझता, या वह अपनी लाचारी की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है। बात जो भी हो, तकलीफ़ में तो दोनों ही थे। एक दिन रजनी घर का सामान लेने बाहर गई थी। घर आने पर उसने देखा घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि दीपक घर पर आया है। वह चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुई। सामने वाले रूम में कोई नहीं था। अनमोल ज़्यादातर अपने बेडरूम में ही रहता था। जाहिर है दीपक भी वहीं होगा। रजनी बिना किसी आहट के बेडरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। देखो दीपक, मुझे अब अपने इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारे बिजनेस में मेरे जो शेयर है वह मैं बेचना चाहता हूँ। चाहो तो तुम ही खरीद लो और पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तुम्हारे शेयर तो मैं खरीद लूँगा लेकिन पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। मैं चेक देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम किसी के हाथों चेक भिजवा देना। नहीं, मैं चेक नहीं भेजूँगा किसी के हाथों। चेक लेने तुम रजनी को भेजोगे मेरे पास, मेरे ऑफिस में, वह भी आज शाम ही। दीपक की बात सुनकर अनमोल गुस्से से चिल्लाया, दीपक क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम अच्छे से जानते हो, आज तक किसी भी लड़की ने दीपक को मना नहीं किया, फिर चाहे वो किसी की पत्नी ही क्यों ना हो। तुम्हारी घमंडी रजनी का घमंड तो उतारना पड़ेगा ना। दीपक, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता था। रजनी हर बार कहती रही मुझसे, तुम जैसे लोग कभी किसी के दोस्त बनने लायक नहीं होते। तुम्हारी गंदी नज़र हमेशा से ही मेरी रजनी पर रही है। सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप रहा। तुम्हारी शान शौकत ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन एक बात तुम जान लो, अब तुम रजनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, समझे? सोच लो, तुम्हारे शेयर के पेपर्स तो मेरे पास ही हैं। तुम जानते हो मेरे लिए तुम्हारे शेयर यूं ही हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शाम को मैं रजनी का इंतज़ार करूंगा मेरे ऑफिस में। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास सोचने का। इतना कहकर दीपक बेडरूम से बाहर की तरफ बढ़ा। अनमोल चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं आएगी मेरी रजनी तुम्हारे पास, जाओ कर लो जो तुम्हें करना है। रजनी, जो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अब तक उन दोनों की बातें सुन रही थी, दीपक के आने की आहट सुनते ही रसोई घर में चली गई। दीपक जैसे इंसान की परछाई तक वह अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहती थी। दीपक के जाते ही रजनी भागकर अनमोल के पास आई।
अनमोल, ये गंदा इंसान क्यों आया था फिर से यहाँ? साल भर में इसे अब वक्त मिला है तुमसे मिलने का? तुम जानते हो ना, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार यही इंसान है। ना तुम उस दिन दीपक के फार्म हाउस जाते, ना इतनी पीकर गाड़ी चलाते, और ना ही। इतना कहकर रजनी अनमोल के पास बैठ गई। आंखों में आंसू तो अब उसके लिए आम बात हो गई थी। मैंने ही उसे बुलाया था, सोचा था शेयर बेचकर कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन वो जानती हूँ मैंने सब सुन लिया है। देखो अनमोल, भूल जाओ उन पैसों को। मैं खूब मेहनत करूँगी, मैं हूँ ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए उसके पैसे, मैं पापा से बात कर लूँगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। रजनी, तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैं दिन रात तुम्हें कोसता रहता हूँ, कितना भला बुरा कहता हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हें अभी भी मेरी फ़िक्र है। आज तक मैं तुमसे उस दिन की माफ़ी नहीं मांग पाया। क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? मैंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी, शायद उसी की सज़ा मिली है मुझे। अब ये सब बातें भूल जाओ अनमोल। आज बहुत दिनों बाद मुझे मेरा वह कॉलेज वाला अनमोल दिखाई दे रहा है, जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। जानती हूँ ये कहना बहुत आसान है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, और अगर वक्त ज़ख्मों को ना भी भर पाया, फिर भी कुछ हद तक तो दर्द कम कर ही देता है। तुम देखना, एक दिन सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर शाह का फ़ोन आने वाला था, उसका क्या हुआ? डॉक्टर शाह के कॉल के बाद ही तो मैंने दीपक को कॉल करके यहाँ बुलाया था। दरअसल डॉक्टर शाह ने मेरा केस स्टडी कर लिया है। उनके मुताबिक पहले एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद कृत्रिम पैर लग जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत खर्चा आएगा। अगर शेयर्स वाले पैसे मिल जाते तो सब आसानी से हो जाता, लेकिन मैंने कहा ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तुम फिक्र मत करो, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ये घर बेच देंगे। नहीं रजनी, कुछ देने के नाम पर तो मैंने तुम्हें इस घर के अलावा और कुछ नहीं दिया है। अब इसे भी तुम बेचने की बात कर रही हो? इससे तो अच्छा होता उस एक्सीडेंट में भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। कम से कम तुम्हारी तो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती। मुझसे यह अपाहिजों वाली ज़िंदगी नहीं जी जाती रजनी। कितने सपने देखे थे मैंने, बड़ा आदमी बनूंगा, खूब नाम और शोहरत कमाऊंगा। सब ख़त्म हो गया रजनी, सब ख़त्म हो गया। बच्चों से सिसकियाँ भरता हुआ अनमोल आज पहली बार रजनी के सामने टूटकर बिखर चुका था। ऐसी निराशा वाली बातें मत करो अनमोल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त का भी सामना कर लेंगे। इतने कमज़ोर तो तुम कभी नहीं थे। मेरे हालातों ने मुझे कमज़ोर कर दिया है रजनी। आज तक मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। अब मुझे समझ आ रहा है कितना गलत था मैं। तुम मुझ जैसे मतलबी और अपाहिज के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे बनाओगी रजनी? मेरे लिए तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद करता हूँ। तुम चली जाओ मुझे छोड़कर रजनी, चली जाओ। ये कैसी बात कर रहे हो अनमोल? तुम आज तक मुझे समझ नहीं पाए। क्या हमारा बंधन इतना कमज़ोर है कि इन मुश्किल हालातों में टूट जाए? हाँ, तुम्हारे व्यवहार से मेरा मन आहत ज़रूर हुआ था, लेकिन मैं उन बातों को अब भूल चुकी हूँ। तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में छोड़कर कहाँ जाऊँगी मैं? अनमोल और रजनी उस दिन बहुत देर तक यूं ही बातें करते रहे। हताश और निराश हो चुके अनमोल का रजनी हर तरह से हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ तो रजनी खुश थी कि अब अनमोल का उसके प्रति व्यवहार बदल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ रजनी को यह भी समझ में आ चुका था कि अनमोल अपनी हालत से बहुत बेबस हो गया है। रजनी अब अनमोल का ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी। उसने महसूस किया था कि अनमोल पहले के मुकाबले अब ज़्यादा चुप चुप रहने लगा था। अब तो वो रजनी पर कभी गुस्सा भी नहीं करता था, जब तक रजनी खुद उसे जाकर पूछ नहीं लेती कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तब तक वह कुछ कहता ही नहीं था। उसका यह व्यवहार रजनी को अजीब लग रहा था। एक दिन रजनी रसोई घर में खाने की तैयारी कर रही थी। आज उसने सब कुछ अनमोल की पसंद का खाना बनाया था। खाना बनते ही उसने अनमोल के लिए बड़ी सी थाली में खाना सजाया। मन ही मन मुस्कुराते हुए वह सोच रही थी, अपनी पसंद की चीज़ें देखकर कितना खुश हो जाएगा अनमोल। मुस्कुराते हुए वह कमरे की ओर बढ़ी। थाली लेकर रजनी जैसे ही कमरे में पहुंची, तो सामने का दृश्य देखकर रजनी के हाथ से खाने की थाली ही नीचे गिर गई। अनमोल अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसने शेविंग ब्लेड से अपने दोनों हाथों की नसों को काट लिया था। उसके चारों ओर खून ही खून पड़ा था। अनमोल! ज़ोर से चिल्लाते हुए रजनी उसके पास आई। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी।
बदहवास सी बस इधर उधर देखने लगी। अनमोल का काफी खून बह चुका था, वह बेहोश हो चुका था। रजनी ने अपने दो दुपट्टे लिए, एक एक करके दोनों हाथों में कसकर बांधे, फिर गाड़ी की चाबी ली और कार का दरवाजा खोलने बाहर की ओर भागी। घर से बाहर आते ही वह किसी शख्स से टकराकर नीचे गिर गई। उसे तो होश ही नहीं था वह किससे टकराई। अरे रजनी, क्या हुआ? तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? रजनी ने कुछ संभलते हुए ऊपर देखा, वह अजीत था, उसकी मम्मी की सहेली का बेटा, जो कई साल पहले उसे देखने आया था। अजीत को देखते ही रजनी ने अंदर की तरफ इशारा किया। अजीत कुछ ही दिनों पहले लंदन से लौटा था। कुछ काम के लिए वह दिल्ली आया था। जब उसने अपनी माँ की तरफ से रजनी और अनमोल के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने ही घर पर आ रहा था। अजीत ने रजनी को उठाया और अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसे सारा मामला समझ आ गया। उसने बिना एक पल गवाए अनमोल को उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाया। रजनी भी अनमोल के साथ ही थी। ड्राइव करते ही उसने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से बात कर ली ताकि हॉस्पिटल पहुंचकर किसी काम में देर न लगे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर और उनकी टीम अनमोल को अंदर ले गई। रजनी भी उनके साथ कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसे बाहर ही रोक दिया गया। जैसे तैसे अजीत ने रजनी को संभाला और उसके घर वालों को सूचित किया। अनमोल के परिवार के नाम पर केवल उसके पिताजी ही थे, जिनका नंबर अजीत के पास नहीं था। उसने सोचा बाद में बताना ही ठीक रहेगा। लगभग आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने अजीत को एक तरफ बुलाते हुए कहा, देखो अजीत, जब तुम इन्हें यहाँ लाए तब सांसें चल रही थी, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही मरीज ने दम तोड़ दिया। आई एम सॉरी। अजीत को अंदेशा नहीं था, लेकिन रजनी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। डॉक्टर और अजीत की बात उसने सुन ली थी। उस पल के बाद अचानक रजनी के आंसू ही थम गए, जैसे अंदर से रिक्त हो चुकी हो और बहाने के लिए अब एक आंसू भी नहीं बचा हो। वह चुपचाप पास ही की एक बेंच पर बैठ गई। सब कुछ खत्म हो चुका था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ तो छीन लिया था तकदीर ने उससे। अजीत ने हॉस्पिटल की औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। दिन ढलते ढलते परिवार के लोग आ चुके थे। रजनी को कुछ भी नहीं पता था, कौन आया कौन गया, वह कहाँ है, कौन उससे क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कुछ नहीं पता था उसे। अनमोल के जाने के बाद अब दिल्ली शहर में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। 13 दिन बाद जब सब कुछ निपट गया, रजनी के मम्मी पापा उसे मुंबई ले आए। रजनी के लिए क्या मुंबई और क्या दिल्ली, वह तो केवल सांसें ले रही थी। जीना तो उसने अनमोल के जाते ही छोड़ दिया था। जिंदगी में आए एक के बाद एक तूफानों के बाद रजनी को संभलने में कुछ वक्त तो लगा। ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है, यहाँ किसी के आने या जाने से वह रुकती नहीं। इंसान कुछ पल के लिए ये ज़रूर समझ बैठता है कि किसी के जाने के बाद वह जी नहीं पाएगा, यह उसकी ज़िंदगी में अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन वक्त सारे गम भुला देता है। समय के साथ साथ वह जो चला गया वह एक याद बनकर रह जाता है। रजनी के साथ भी यही हो रहा था। अनमोल के जाने के 1 साल बाद ही वह कुछ संभल चुकी थी। अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रह रही रजनी एक डांस एकेडमी में डांस ट्रेनर का काम कर रही थी। अब नए माहौल में नए लोगों के बीच उसे ज़िंदगी जीने का सलीका फिर से आ गया था। अनमोल की याद तो हर पल उसके साथ थी ही। वह उसके दर्द भरे लम्हों को भूलकर बस उन्हीं यादों को संजोए रखना चाहती थी, जिनमें उसने और अनमोल ने अपनी एक प्यार भरी दुनिया बसाई थी। अनमोल के जाने के बाद रजनी की ज़िंदगी में अजीत ने एक अच्छे दोस्त की भूमिका हमेशा निभाई। आज भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अपने लंदन वाली नौकरी को छोड़कर अजीत ने भी अब अपने देश में अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। उसके माता पिता भी तो यही चाहते थे। एक वक्त था जब उन्होंने अपने बेटे के लिए रजनी को चुना था। इसी वजह से रजनी के घर के सामने ही तो घर खरीद लिया था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन आज एक बार फिर तकदीर ने उन्हें मौका दिया था रजनी को अपनी बहू बनाने का। यही सब सोचकर आज अजीत के माता पिता रजनी के घर आए थे। उनकी बात सुनकर रजनी की मम्मी ने अपनी सहेली को गले लगा लिया। रजनी की ज़िंदगी का हर पहलू जानने के बाद भी उसे अपनाने की जो इच्छा और हिम्मत उन लोगों ने दिखाई थी, वह हर कोई नहीं कर पाता। हर किसी में ये समझ और सोच नहीं होती कि अपने बेटे के लिए एक विधवा का हाथ मांगे। आखिर वे लोग भी तो ऐसे ही समाज में रहते थे, जहां आज भी विधवा औरत को लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। सदियों से समाज ने महिलाओं की खुशी का आधार पति के साथ को बना दिया है। तलाक होने या पति की मौत होने पर महिलाओं से समाज उम्मीद रखता है कि महिलाएं अब एक नियंत्रित जीवन जिएं और अपनी खुशियों का गला घोंट दें। बेटे के माता पिता तो उसे हर छूट दे भी देते हैं, लेकिन उनको भी समाज के तानों का सामना करना पड़ता है।
आज रजनी के मम्मी पापा भी ज़िंदगी के उसी मोड़ पर थे। ऐसे में अजीत का दोबारा रिश्ता आना रजनी का सौभाग्य ही था। अजीत की मम्मी ने बताया, न जाने क्या बात है, रजनी से रिश्ता ना जुड़ पाने के बाद अजीत का कहीं और रिश्ता हुआ ही नहीं। मैंने तो उससे कई लड़कियां दिखाई, लेकिन वह हर बार मना कर देता था। हम दोनों ने उसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर लंदन में उसे कोई पसंद हो तो वह हमें उससे मिलवा सकता है। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। एक ही बेटा है, अब उस पर भी हम हमारी इच्छाओं का बोझ डाल देंगे तो कैसे चलेगा। लगता है तकदीर भी यही चाहती है कि हमारे दो घरों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। रजनी बेटी ने भी बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुम देखना, मेरा अजीत उसकी दुनिया खुशियों से भर देगा। एक माँ के लिए अपनी बेटी की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अपनी सहेली की ये बात सुन रजनी के मम्मी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। आज कितने दिनों बाद उनके दिल को कुछ सुकून मिला था। आज तो केवल घर के बड़े लोगों ने ही बात की थी। अजीत और रजनी दोनों इस बात से अभी तक अनजान थे। दूसरे दिन इतवार था। रजनी घर पर ही थी। वैसे तो शनिवार इतवार दोनों दिन उसके काम की छुट्टी रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में मुंबई में ही उनका बहुत बड़ा स्टेज शो होने वाला था, जिसकी तैयारियों में जुटी रजनी को शनिवार को भी अपना काम पर जाना पड़ रहा था। रजनी अपने कमरे की बालकनी में बैठी किताब पढ़ रही थी। मम्मी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई थी। दरअसल आज वह रजनी से अजीत के रिश्ते की बात करने आई थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर कर मम्मी ने रजनी से अपने दिल की बात कही। मम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अजीत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब पहले भी वह रिश्ते के लिए आया था तब भी मैंने उसे इस नज़र से नहीं देखा था, और अब तो सवाल ही नहीं उठता। अनमोल मेरी ज़िंदगी से ज़रूर चला गया है, लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा रहेगा। मैंने अपने जीवन साथी को तो खो ही दिया है। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने एक अच्छे दोस्त को भी खो दूँ? एक ही शादी में इतना सब कुछ देख लिया है कि अब इस शादी का नाम भी नहीं सुनना चाहती मैं। लेकिन बेटा, ज़रा ये भी तो सोच कर देखो, इतनी लंबी ज़िंदगी बिना किसी साथी के तुम कैसे गुजारोगी अकेले? हमारा क्या भरोसा, आज है तो कल नहीं। तुम्हें यूँ अकेला देखकर मन बहुत दुखी हो जाता है बेटा। और तुम्हें अगर एक अच्छा दोस्त जीवन साथी के रूप में मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मम्मी, मैं जानती हूँ आप हर तरह की दलीलें सोचकर आई हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज़ आप दोबारा कभी ये बात मत करना। रजनी की मम्मी बोली। और शोभा को क्या जवाब दूँ मैं? अपने बेटे का रिश्ता लेकर वही आई थी दोबारा। तुम्हारे पहली बार मना करने के बाद भी उसने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। अब कौन से मुंह से फिर से इनकार करूं? रजनी बोली। क्या शोभा आंटी आई थी आपसे बात करने? क्या अजीत ने उन्हें भेजा था? कॉफ़ी का कप उठाते हुए मम्मी ने कहा। नहीं, वह तो जानता भी नहीं है कि उसके माता पिता हमसे बात करने आए थे। कुछ देर सोचकर रजनी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अजीत से बात कर लूँगी, वह अपनी मम्मी से बात कर लेगा। एक बार फिर रजनी की मम्मी के चेहरे को उदासी और परेशानियों ने घेर लिया था। वह चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली गई। उस दिन रजनी देर तक बालकनी में बैठी रही और सोचती रही, और कितना आजमाएगी ज़िंदगी उसे, और कितनी कुर्बानियाँ देनी होंगी उसे, बस एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए। क्या अब उससे उसका सबसे अच्छा दोस्त भी छीन लेगी ज़िंदगी? रजनी की ये कैसी परीक्षा थी जो हर पल उसकी परीक्षा ले रही थी? कुछ सोच समझकर उसने अजीत को फ़ोन किया और शाम को कहीं बाहर चलने के लिए पूछा। इतवार की शाम ही थी तो अजीत ने भी हाँ कह दिया। शाम को दोनों घूमते हुए जुहू चौपाटी पहुँचे। समुद्र में उठती लहरों का शोर, पश्चिम में डूब रहे सूरज का मनोमोहक दृश्य देखकर रजनी को यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह लग रही थी। दोनों एक अच्छी सी जगह देखकर रेत पर ही बैठ गए। चारों तरफ लोगों की आवाजाही थी, फिर भी एक अजीब सा सुकून था वहाँ। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स लग रहे थे जो अपने दोस्तों के साथ समूह में यहाँ वहाँ मंडराते नजर आ रहे थे और पानी के बीच अटखेलियाँ कर रहे थे। समुंदर किनारे रेत के विशाल मैदान पर दौड़ते लड़के और लड़कियाँ दूर से किसी बागीचे में उड़ रहे रंग बिरंगी तितलियों की तरह दिखाई देते थे। रजनी ने अजीत से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए बाहर चलने का पूछा था। इस तरह बात की शुरुआत कर उसने अपनी माँ से हुई सुबह की सारी बातें अजीत को बता दी और साथ ही साथ अपने दिल की बात भी बता दी। देखो अजीत, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। तुम ही तो मेरे और अनमोल की शादी के लिए हामी भरने वाले पहले इंसान थे। जो बात मैंने अपने मम्मी पापा तक को नहीं बताई थी वह मैंने सबसे पहले तुमसे शेयर की थी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी और अनमोल की शादी के लिए मेरे पापा ने तुम्हारी वजह से ही हाँ की थी। उस रात जब तुम और पापा बात कर रहे थे मैंने सब सुन लिया था। यकीन मानो उस दिन से आज तक मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अपनी शादी के बाद बहुत ही कम समय मैंने कई कड़वे अनुभवों को सहा है, लेकिन अब मुझ में फिर से इन सब का सामना करने की हिम्मत नहीं है।
मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम एक अच्छे पति साबित नहीं होंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि अब मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों के साथ जीने का पूरा हक है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए सिवाय दोस्ती की और कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मम्मी पापा से बात करके मेरी ओर से उनसे माफ़ी मांग लोगे। हो सकता है इसके बाद आंटी मुझसे नफ़रत करने लगे, लेकिन उनसे कहना इसकी सज़ा वह मेरी माँ को ना दें। एक ही अच्छी सहेली है उनकी, मेरी वजह से वह भी रूठ गई तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अब तक चुपचाप रजनी की बातें सुन रहा अजीत दूर समुद्र की लहरों को देखकर कहने लगा, जानती हो रजनी, ये समुंदर अपनी बेबसी किसी से नहीं कह सकता। हजारों मीलों तक फैला है लेकिन बह नहीं सकता। मैं भी तो एक समुंदर की तरह ही हूँ, आज तक अपने दिल की बातों को अपने दिल में ही छिपाए रखा है। इस रुके हुए समुद्र को आज बहने का एक रास्ता नजर आया है। आज बात निकली है तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुमसे पहली बार मिला और उसी दिन से मैं तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हें देखते ही लगा था, हाँ यही है वो जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें याद है पहले ही दिन अनमोल की बात करने से पहले जब तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था, मैंने अपने फ़ोन में सेव करते वक्त पहले तुम्हारा नाम लिखा था, फिर कुछ सोचकर मैंने उसे बदल दिया था। जानती हो मैंने किस नाम से तुम्हारा नंबर सेव किया है? कॉल करो मुझे। रजनी ने बिना कुछ कहे अपने मोबाइल से अजीत को कॉल किया। अजीत ने अपने फ़ोन की स्क्रीन रजनी को दिखाई। स्क्रीन पर लिखा था वाइफ कॉलिंग। आज तक मैं इसे बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तब भी नहीं जब तुम किसी और की पत्नी थी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा तुम्हारी और अनमोल की खुशियाँ ही चाहिए। मैंने कभी तुम्हें पाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं होता। मैं तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने के लिए नहीं कहूँगा। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। अजीत की बातें सुनकर रजनी और परेशान हो गई। वह तो अपनी मुश्किलों को कम करने आई थी, लेकिन अजीत की बातों ने उसे एक बार फिर उलझन में डाल दिया था। उसके बाद घर पहुंचने तक दोनों चुपचाप ही थे। घर पहुंचते ही रजनी कार से उतर ही रही थी कि अजीत ने उससे कहा, देखो रजनी, इन सब बातों का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा ये दोस्त जीवन साथी बनने के काबिल है, बस अपना हाथ आगे बढ़ा देना, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। रजनी बिना कुछ कहे कार से उतरकर घर चली गई। उसे जाते देखकर वहीं कार में बैठा रहा। उस दिन के बाद रजनी ने अपने आप को अपने स्टेज शो के कामों में उलझा लिया था। बाकी कोई बात सोचने का मौका ही ना मिले, इस कदर उसने खुद को व्यस्त कर लिया था। ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसे परफॉर्मेंस भी देनी थी, तो काम तो ज़्यादा था ही। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर शो का दिन भी आ ही गया। पूरा शो रजनी ने ही अरेंज किया था, इसलिए वह सुबह से ही घर से निकल गई थी। अब इतना बड़ा शो था तो जाहिर था कि उसके मम्मी पापा के साथ साथ अजीत और उसके घर वाले भी शो देखने जाने वाले थे। तय समयानुसार सब लोग ऑडिटोरियम में पहुंच चुके थे। शो शुरू हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक स्टेज के ऊपरी भाग से कोई जलती हुई चीज़ नीचे गिरी। सब कुछ अचानक ही हो गया। पता चला स्टेज के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर भीषण आग लग गई है। किसी को पता ही नहीं चला और आग तेजी से फैलने लगी। सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई ऑडिटोरियम से बाहर निकलना चाहता था। रजनी अपने साथी कलाकार और स्टूडेंट्स के साथ स्टेज पर ही मौजूद थी। अजीत ने अपने पापा से कहा कि वो बाकी सबको लेकर ऑडिटोरियम से बाहर निकलें। वह रजनी के पास जा रहा है। स्टेज पर भी लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। स्टेज के दोनों तरफ भी अब आग फैल चुकी थी। अजीत ने चिल्लाकर रजनी को ऑडियंस की तरफ वाली साइड में आने के लिए कहा। वह भागते हुए अजीत की तरफ बढ़ी। तभी ऊपर से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा रजनी के बाएं हाथ पर आकर गिरा। वह उसके धक्के से नीचे गिर गई। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। जब आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। खुशकिस्मती से उसकी सिर्फ बाएं हाथ में चोट लगी थी, बाकी वह सुरक्षित थी, लेकिन उसका बायां हाथ बुरी तरह झुलस गया था। उसने देखा सब लोग उससे मिलने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन अभी अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं मिली थी। इधर कमरे के बाहर रजनी के मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। ना जाने भगवान ने मेरी बेटी की किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं। सब लोग उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। अजीत ने सबसे कहा सब लोग घर चले जाएं, मैं रुकूंगा हॉस्पिटल में। पहले तो रजनी के मम्मी पापा ने किसी की एक ना सुनी, लेकिन जब खुद डॉक्टर ने आकर कहा कि इतने लोगों का वहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी वह किसी को भी रजनी के करीब नहीं जाने देंगे। फायर केसेस में अक्सर ऐसा ही होता है, पेशेंट को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती।
उसके बाद कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला। रजनी के मम्मी पापा उसे हर रोज़ बाहर से देखकर चले जाते। रात को अजीत वहीं रुक जाता। रजनी के हाथ का घाव अब भी बहुत भयावह था, लेकिन वह होश में थी। कांच की बनी दीवारों से हर रोज़ रात को वह अजीत को देखती। अक्सर वह इशारों से उससे बातें करता। अजीत उसे हंसाने की कोशिश करता और जब रजनी के चेहरे पर हंसी आ जाती तो गिरने का नाटक करता। रजनी जब रात को खाना खाने से मना कर देती तो अजीत दीवार की दूसरी ओर बैठकर उसके साथ खाना भी खाता, ताकि रजनी को अकेलापन महसूस ना हो। कभी अजीत को आने में देर हो जाती तो रजनी बेचैन होकर कांच की दीवार की ओर देखती रहती। यह नर्स को बुलाकर पूछती। शायद अब प्यार का बीज रजनी के दिल में भी अंकुरित होने लगा था। कुछ दिनों बाद रजनी को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां सब लोग उससे मिल सकते थे, पर उसे तो आजकल सिर्फ अजीत का इंतज़ार रहता था। वह हर रोज़ उसके लिए खूबसूरत फूल लेकर आता था। घंटों बैठकर दोनों बातें करते थे। कुछ ही दिनों में रजनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। डिस्चार्ज वाले दिन अजीत ने ही हॉस्पिटल की सारी औपचारिकताएं पूरी की। फिर सब लोग घर पहुंचे। रजनी को अपने कमरे में पहुंचाकर अजीत बस जाने ही वाला था कि रजनी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे अजीत से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप थोड़ी देर। उसकी मम्मी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाँ हाँ क्यों नहीं कहते हुए हामी भर दी। अजीत वहीं रुक गया। मम्मी के जाने के बाद अजीत ने पूछा, हाँ कहो, कुछ चाहिए था तुम्हें। रजनी ने लफ्ज़ों में तो कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना दाहिना हाथ अजीत की ओर बढ़ाया और मुस्कुराने लगी। अजीत को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह खुशी से झूम उठा। उसने दौड़कर रजनी को गले लगाया। रजनी के बाएं हाथ को धक्का सा लगा तो उसकी आह निकल गई। रजीत ने आई एम सॉरी कहते हुए अपने कान पकड़ लिए। अचानक दोनों के ठहाकों से कमरा गूंज उठा। बड़ी ही सादगी के साथ कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे और उन्हें खुश देखकर घर वालों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन सुबह सुबह घर के लॉन में बैठे बैठे अजीत पेपर पढ़ रहा था। उसके मम्मी पापा भी वहीं बैठे थे। रजनी सबके लिए चाय लेकर लॉन में आई। अजीत ने उसके पापा से कहा, पापा आपने ये न्यूज़ देखी? दिल्ली के बंसल ग्रुप के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। उनका एक लौता बेटा दीपक बंसल, उसकी कल रात कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। लेकिन ये न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि ड्रग्स का कुछ मामला था। दीपक बंसल का नाम सुनकर रजनी ने अजीत से पूछा, क्या नाम बताया? दीपक बंसल। क्यों, क्या हुआ? रजनी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। सबको चाय देकर रजनी ने अपने लिए भी चाय का एक कप लिया और अजीब से सुकून के साथ चाय पीते पीते वह सोचने लगी, इस ज़िंदगी में हर एक की हर पल पहले से एक निर्धारित नियति है जिसके आगे शायद किसी की नहीं चलती। उसने देखा सोचते सोचते चाय का कप खाली हो गया था, लेकिन कड़ी परीक्षा के बाद उसकी झोली खुशियों से भर गई थी।